हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के फोर्थ चैप्टर दैट इज प्लानिंग के सेकंड पार्ट के बारे में। प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि आखिरकार प्लानिंग होता क्या है विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर। आज के सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एक मैनेजर प्लानिंग जैसा फंक्शन परफॉर्म करता कैसे है, यानी प्लानिंग प्रोसेस को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेक्चर को फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। प्लानिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार प्लानिंग होता क्या है। बेसिकली प्लानिंग मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। यानी प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, और उसमें एक मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि आखिरकार उनको करना क्या है, व्हाट टू डू। देन उसके बाद उनको देखना होता है कैसे किया जाएगा, हाउ टू डू, और लास्ट में उनको यह भी डिफाइन करना होता है बाय whom टू डू। यानी कि प्लानिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, और उसमें मैनेजर ये फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार हमें बिजनेस में करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देन उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें वो वर्क करना कैसे है, हाउ टू डू, और फाइनली वो ये भी डिसाइड करते हैं कि आखिरकार ये काम करेगा कौन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू। यानी इन शॉर्ट प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें मैनेजर को एडवांस में फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना होता है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। अब क्योंकि प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें एक मैनेजर को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग करते समय एक मैनेजर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम प्लानिंग जैसे फंक्शन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, और इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि प्लानिंग जैसा फंक्शन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। यहां पर हमें कह रहे हैं प्लानिंग एज वी ऑल नो इज डिसाइडिंग इन एडवांस। जैसे कि हम सबको पता है कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक मैनेजर को एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। इन शॉर्ट ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हर मैनेजर को कुछ लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाएंगे कि प्लानिंग का प्रोसेस आखिरकार परफॉर्म कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी सबसे पहले एक मैनेजर को प्लानिंग करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है यहां पर गोल्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं टारगेट्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं मिशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट्स, मिशंस एंड विजन सेट करने पड़ते हैं। यानी सबसे पहले एक मैनेजर को यह सोचना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं।
क्योंकि जब तक आप अपने सामने एक मिशन नहीं रखोगे, जब तक एक मैनेजर अपने सामने एक टारगेट नहीं रखेगा, तब तक वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो इन शॉर्ट, सबसे पहले मैनेजर को अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि आखिरकार उनको करना क्या है। सो यहां पर देखो, हमें कह रहे हैं सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, इन विच ऑब्जेक्टिव्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर ऑल द लेवल्स इज सेट। यानी जब ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो हम इसको दो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेट किए जा सकते हैं, या फिर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पर, हर लेवल पर भी सेट कर सकते हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स पर्सनली खुद सेट करने पड़ते हैं, जिनको हम सब प्लान्स या फिर सब ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मेजरली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सब प्लान्स होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर पर्सनली सेट करता है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि जो मैनेजर्स अपने लेवल पर अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने हैं। यानी एक रास्ते पे चलते हुए, एक ही ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए, मेन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट किए जाते हैं। और जब ये ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो हर मैनेजर को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ ईच मैनेजर इज मस्ट। यानी जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो डिपार्टमेंट वाइज जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन सबको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि फाइनली जो वर्क है वो डिपार्टमेंट्स से ही तो होना है। अगर डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, रेदर देन अगर टॉप मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर देगा तो वो बाद में दिक्कत क्रिएट करेंगे। सो इन शॉर्ट, प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए सेट किए जा सकते हैं। The plans of all the departments and all the levels are set as per the objective of whole organization। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के और उसी के अकॉर्डिंग हर यूनिट के, हर लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट्स अपने अलग ऑब्जेक्टिव बनाएगा, हर लेवल अपने अलग ऑब्जेक्टिव बनाएगा, तो मेन ऑब्जेक्टिव तो अचीव ही नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज देयर सेल्स, टू इंक्रीज सेल्स बाय 25%। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाएगा। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, और इस मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सब अपना ऑब्जेक्टिव पर्सनली खुद सेट करेंगे। यानी इन शॉर्ट, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं।
क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है और जो फर्दर सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हर डिपार्टमेंट खुद सेट करता है। सो हुआ ना प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। सो प्लानिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। वो ऑब्जेक्टिव्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए होंगे, हर यूनिट के लिए होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो कि हर इंप्लॉय को डिफाइन किए जा सके, क्योंकि जब तक इंप्लॉयज तक वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं पहुंचेंगे तब तक इंप्लॉयज को समझ नहीं आएगा कि आखिरकार उन्होंने करना क्या है। सो एट लास्ट, setting the objective is an important step as it helps in deciding the future of the business. ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को सेट करना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि यही वो स्टेप है जिसके परफॉर्म करने से वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पता चलता है कि आखिरकार उन्होंने करना क्या है। तो सबसे पहले एक मैनेजर को अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो है डेवलपिंग प्रेमिसेस। यहां पर प्रेमिसेस का वर्ड का मतलब है एजम्पशंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद एक मैनेजर को कुछ एजम्पशंस डेवलप करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस ही हैं जिनको बेस मानते हुए एक मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था टू इंक्रीज सेल्स बाय 25%। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तभी सक्सेसफुल होगा अगर फ्यूचर के बारे में हम कुछ एजम्पशंस मान के चलेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, मार्केट में, इकोनॉमी में वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, इकोनॉमी में जो टैक्स रेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर टैक्स रेट में चेंज आ गया, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब टैक्स बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो कस्टमर अपनी डिमांड जो है वो कम कर देगा। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। सो इन शॉर्ट, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजर को सेकंड स्टेप में कुछ एजम्पशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो एजम्पशंस को एज्यूम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो उसी एजम्पशन के ऊपर तो किया गया है। यानी 25% सेल्स तभी हम अचीव कर पाएंगे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगी। तो ये एजम्पशन ही तो है। मार्केट में, इकोनॉमी में वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो ये एजम्पशन ही तो है। मार्केट में टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, तो ये एजम्पशन ही तो है। सो इन शॉर्ट, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर। जैसे कि आपको पता है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर तो अनसर्टेन है, जिसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। सो क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर का पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एवरी मैनेजर को, एवरी प्लानर को फ्यूचर में होने वाली चेंजेस के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशंस एज्यूम करनी पड़ती हैं। हर मैनेजर को कुछ बेसिक एजम्पशंस मानते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है, और उन एजम्पशंस को ही हम प्रीमिसेस कहते हैं। सो ये जितनी भी एजम्पशंस बनाई जाती हैं ये फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सके। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव सेट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर हम एजम्पशंस नहीं मानेंगे, बिना एजम्पशन के अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर तो चेंज होता रहेगा, फिर तो हम कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका दोष हम मैनेजर्स को देंगे? नहीं, इसमें मैनेजर्स का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स ने तो अपना बेस्ट दिया है। सो इट मींस प्लानिंग के सेकंड स्टेप के अंडर एक मैनेजर को कुछ बेसिक एजम्पशंस माननी पड़ती हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाली चेंजेस के रिगार्डिंग वो प्रिपेयर हो जाएं
और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर पाए। अब जब एक मैनेजर अपनी एजम्पशंस क्रिएट करता है तो वो एजम्पशंस किस फॉर्म में हो सकती हैं? एजम्पशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्टिंग, यानी एक मैनेजर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए अपनी एजम्पशंस डेवलप कर सकता है। वो एज्यूम कर सकता है कि फ्यूचर में जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे। वो एज्यूम कर सकता है कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसके साथ ही वो ये भी एज्यूम कर सकता है कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। सेकंड, वो एजम्पशंस एग्जिस्टिंग प्लान्स के अकॉर्डिंग भी डेवलप कर सकता है। मतलब जो उसके एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी एजम्पशंस डेवलप कर सकता है। या फिर एक मैनेजर जो है वो पास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी अपनी एजम्पशंस डेवलप कर सकता है। मान लो एक मैनेजर के पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन है पास्ट की, जिसको बेस मानते हुए वो फ्यूचर को एज्यूम कर सकता है, क्योंकि बेसिकली मैनेजर्स अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को ही ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को एज्यूम करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। सो एजम्पशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्टिंग, एग्जिस्टिंग प्लान्स और पास्ट इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हम एजम्पशंस लेते हैं वो क्या हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट होंगी? नहीं, हर डिपार्टमेंट के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेम एजम्पशंस रहेंगी, ताकि हर डिपार्टमेंट उन्हीं एजम्पशंस को बेस मानते हुए अपने प्लान्स को डेवलप करे। ये नहीं है कि प्लानिंग वाला अपनी एजम्पशंस लेगा, उसके बाद प्रोडक्शन वाला अपनी एजम्पशंस लेगा, परचेजिंग वाला अपनी एजम्पशंस एज्यूम करेगा। ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट को वो सेम एजम्पशंस को बेस मानते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है और अपने प्लानिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कुछ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। फाइनली ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद और फ्यूचर को एज्यूम करने के बाद एक मैनेजर, एक प्लानर थर्ड स्टेप फॉलो कर सकता है। थर्ड स्टेप हमारे पास है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जैसे कि आपको पता है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था टू इंक्रीज सेल्स बाय 25%, हमें अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए थर्ड स्टेप में हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। हमें पता लगाना है कि हमारे पास वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी 25% की सेल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्लानर के पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है तो प्लानिंग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। मान लो आपके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, तो फिर आप प्लानिंग कर क्यों रहे हो? आप वही ऑल्टरनेटिव को उठाओ, अप्लाई करो और अपने 25% को इंक्रीज करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं जिसमें से आपको एक बेस्ट सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए तो आप प्लानिंग करते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो प्लानिंग कर ही क्यों रहे हो? जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन प्लानिंग में ऐसा नहीं होता। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो प्रीमिसेस डेवलप की, उसके अकॉर्डिंग अब आपको वो डिफरेंट मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था टू इंक्रीज द सेल्स बाय 25%। हम अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हर वर्ग के लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और हो सकता है हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर्स और ज्यादा परचेजिंग करेंगे। या फिर हम कुछ ऑफर्स भी रख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदो और उसके साथ 1 फ्री पाओ, बाय 2 गेट 1 फ्री। ऑफर्स भी दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद, प्रेमिसेस डेवलप करने के बाद, एक प्लानर को, एक मैनेजर को वो डिफरेंट मेथड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक मैनेजर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढता है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, रूटीन ऑल्टरनेटिव, यानी जो हर बार एक मैनेजर सिलेक्ट करता है, या फिर वो कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है बेस्ड ऑन इनोवेशंस। सो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, रूटीन ऑल्टरनेटिव, जो कि हर बार एक मैनेजर सिलेक्ट करता है, या फिर कोई नया इनोवेशन जो कि हर बार सिलेक्ट नहीं होता है। और अगर एक मैनेजर को इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने, न्यू मेथड्स डेवलप करने, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पर्सन्स होंगे, जितने ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, उतने ही न्यू आइडियाज आएंगे, उतना ही एक न्यू मेथड डेवलप होगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो इन शॉर्ट, एक मैनेजर को अपना आइडिया डेवलप करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि हर मेथड का अपना बेनिफिट है, अपना लिमिटेशन है। सिर्फ एक ही मेथड अगर आप लेकर आगे चलोगे तो प्लानिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड assumptions आर मेड। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गए और मैनेजर्स ने अपने assumptions डेवलप कर लिए, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्ट अपॉन देम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके ऊपर काम करना। सो देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। उसको अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और एक मैनेजर को वो सारे रास्ते ढूंढने चाहिए, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही ज्यादा एक मैनेजर को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर पाएगा ना। अगर आप ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे ही नहीं, आपने 1-2 ही ढूंढ लिए, तो आपको फिर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। सो द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन वुड बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव। जो आपको ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना है वो रूटीन ऑल्टरनेटिव या फिर इनोवेटिव भी हो सकता है। एक मैनेजर को बहुत डिटेल में अपने सारे डिफरेंट मेथड्स डेवलप करने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि एक मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और उन ऑप्शंस में से एक मैनेजर बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट भी कर पाए। फाइनली, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब एक ऐसा स्टेप आ चुका है जिसमें एक मैनेजर को, एक प्लानर को वेटेज देनी होती है अपने ऑल्टरनेटिव्स को। वेटेज इन द सेंस, एक मैनेजर को यह पता लगाना होता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेनिफिट देता है और कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव के अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स थे वो है एडवर्टाइजमेंट करना, कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करना, और या फिर डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट करना इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज भी है, और वो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट एक लार्ज एरिया कवर करता है, जिसके कारण कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है और वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं। सो एक पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। ऐसे ही अगर हम डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो डिस्काउंट देना लेस कॉस्टली है, मतलब इसमें खर्चा तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन डिस्काउंट जो है वो लार्ज एरिया कवर नहीं करता है, ये स्मॉल एरिया ही कवर कर पाएगा। जो कस्टमर्स हमारी शॉप तक आएंगे उनको डिस्काउंट के बारे में पता चलेगा, बाकी किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। सो इसका एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है। ऐसे अगर हम ऑफर की बात करें,
तो ऑफर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, कस्टमर्स को ऑफर्स अट्रैक्टिव लगते हैं। बाय टू गेट वन फ्री को कस्टमर्स देखते हैं और परचेज भी कर लेते हैं। लेकिन भाई अगर हम ज्यादा ऑफर देंगे तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। लोग ये सोचेंगे कि इस कंपनी का सामान बिकता ही नहीं है, कस्टमर्स इसको खरीदते ही नहीं है, इसलिए ये कंपनी ऑफर दे रही है। सो कस्टमर्स के माइंड में बैड इंप्रेशन भी जाता है। सो इसका मतलब इसका भी एक बेनिफिट है और एक नुकसान भी है। तो फोर्थ स्टेप में हमें यही तो करना है। थर्ड स्टेप में हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। सो फाइनली डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब एक मैनेजर को वो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करने हैं। इवैल्यूएट करना मतलब एक मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आइडेंटिफाई करना। यहां पर हमें कह रहे हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द पॉसिबल मेथड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। एक बार अगर मैनेजर्स ने सभी पॉसिबल मेथड्स आइडेंटिफाई कर लिए तो एक मैनेजर को अब वो सारे मेथड्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, यानी सभी मेथड्स को डीप में स्टडी करना पड़ेगा और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ताकि वो डिसीजन ले सके कि आखिरकार हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब इवैल्यूएशन की जाएगी तो एक मैनेजर फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को कंसीडर करेगा। यानी जितने भी मेथड्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट तो देखेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेक करेगा एक मैनेजर कि क्या ये मेथड हम अचीव कर भी सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर भी सकते हैं, क्या हमारी लिमिटेशन में है, क्या हमारी कैपेबिलिटी में है ये ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले एक मैनेजर को हर ऑल्टरनेटिव का फिजिबिलिटी भी देखना पड़ेगा। फिजिबिलिटी मतलब क्या हम ये ऑल्टरनेटिव अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्या हम कस्टमर्स को ऑफर दे सकते हैं। फिजिबिलिटी के साथ साथ एक मैनेजर को यह भी चेक करना होगा कि अगर हम ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज मतलब जितने भी मेथड्स एक मैनेजर ने आइडेंटिफाई किए हैं उनको इवैल्यूएट करना, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एक मैनेजर अपने फिफ्थ स्टेप में एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए बेस्ट है। अब जैसे कि हमने बताया, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट और ऑफर, ये तीन मेथड्स हैं, ये थ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। इन तीनों को इवैल्यूएट करने के बाद, इन तीनों को डेप्थ में स्टडी करने के बाद एक मैनेजर को इन तीनों में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? 25% सेल्स इंक्रीज करना, जो एडवर्टाइजमेंट से भी की जा सकती है, डिस्काउंट से भी की जा सकती है और इसके साथ ही ऑफर्स से भी की जा सकती है। लेकिन मैनेजर को तो कोई बेस्ट सिलेक्ट करना होगा ना, जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं। फिफ्थ स्टेप में एक मैनेजर को ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो कि फिजिबल है, यानी अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो। और तीसरा, जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स सबसे कम हो, नेगेटिव पॉइंट्स सबसे कम हो और पॉजिटिव पॉइंट्स जिसमें सबसे ज्यादा हो। यानी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जो बिजनेस को बेनिफिट दे सके, फिजिबल हो, अचीव किया जा सके और जिसमें सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स हो। अब जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैनेजर को ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर अगर चाहे तो
कोई दो कॉम्बिनेशंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर को इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। हो सकता है वो डिस्काउंट और ऑफर का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर ले, यानी 5% डिस्काउंट विद ऑफर बाय 2 गेट 1 फ्री, दोनों को अप्लाई कर सकता है। सो जब एक मैनेजर को ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो उसको ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो ये सारी चीजें अचीव करता हो, और वो ऑल्टरनेटिव एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मिक्स ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव्स का वो मिक्सचर भी हो सकता है। सो सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इसमें हमें कह रहे हैं आफ्टर डिटेल्ड स्टडी ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बाद, डेप्थ में स्टडी करने के बाद, हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सिलेक्टिंग अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी मैनेजर को अब एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा जो उसके लिए बेस्ट है और जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक मैनेजर को फाइनली डिसीजन लेना होता है कि उसको कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। सो फाइनली एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बाद प्लानिंग प्रोसेस में 6th स्टेप हमारे पास आता है टू इंप्लीमेंट द प्लान। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। अब मैनेजर ने अगर एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है? ताकि वो उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। सो इंप्लीमेंटिंग द प्लान मतलब टू अप्लाई द प्लान। जो भी आपने मेथड सिलेक्ट किया है फाइनली उसको अप्लाई कर देना और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। इंप्लीमेंटिंग द प्लान एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो बाकी के मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो पूरा प्लान सेट कर दिया, हर डिपार्टमेंट का प्लान सेट कर दिया। अब इंप्लीमेंट किसने करना है? इंप्लीमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ने करना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से करवाना है। सो इंप्लीमेंटिंग द प्लान एक ऐसा स्टेप है जिसमें मैनेजर्स का, लोअर लेवल के मैनेजर्स का, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स का और वर्कर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें फाइनली एक मैनेजर अपने प्लान को इंप्लीमेंट करता है। जो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया गया है उसको अप्लाई किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट में एक फाइनल स्टेप किया जाता है प्लानिंग के प्रोसेस में, वो है फॉलो अप एक्शन। आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के बाद खत्म नहीं हो जाता। एक मैनेजर को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्लान हमने इंप्लीमेंट करवाया है क्या वो वैसे ही फॉलो हो रहा है जैसे हमने बताया था, कहीं पर कोई गड़बड़, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। यानी इन शॉर्ट फॉलो अप एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका प्लान सक्सेसफुली अचीव हो रहा है या नहीं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, जैसा कहा गया था क्या वैसा ही काम हो रहा है ना। सो इन शॉर्ट फॉलो अप एक्शन एक फाइनल स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में जिसमें एक मैनेजर अपने प्रोसेस को, अपने इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस को चेक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और अगर मिस्टेक है तो उसको बता भी सकता है, करेक्ट भी कर सकता है। सो फाइनली फॉलो अप एक्शन मीन्स टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान्स। फॉलो अप एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने प्लान्स के सक्सेस को चेक करता है, यानी कितना काम हो गया और कितना बाकी है। अंडर दिस स्टेप देयर इज नीड टू चेक द प्रोग्रेस। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें एक मैनेजर प्रोसेस को चेक करता है, प्रोग्रेस देखता है, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। क्यों चेक करता है, क्यों मॉनिटर करता है? ताकि वो पता लगा सके कि जैसा हमने कहा था काम वैसा ही हो रहा है ना, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है। एंड इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक
अगर कहीं पर मिस्टेक है, कहीं पर कोई गड़बड़ है, तो उसको करेक्ट भी कर सकता है इमीडिएटली। क्योंकि अगर बाद में चेक करने पर मिस्टेक पता चलेगी तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मिस्टेक हो चुकी है। इससे अच्छा यही है कि जैसे जैसे हम अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, ताकि अगर कोई गलती होती है तो उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जा सके। सो ये था हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस, जिसको हमने डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।